सबसे पहली सलाह तो मैं दूंगा कि कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अपनी नॉलेज में, अपनी लर्निंग में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करो। बिकॉज हम लोग प्रोग्राम है अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करने के लिए, बट वी आर नॉट प्रोग्राम टू इन्वेस्ट इन अवर माइंड। सो अपग्रेड करो, लर्न करो। क्योंकि मैं जिस फील्ड में आज हूँ उस फील्ड का मेरे दूर दूर से कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट मैंने सीखा और सीखते सीखते आप यहाँ तक पहुँच गए। तो लर्निंग आपको वैल्यूएबल बनाती है, और जब आप वैल्यूएबल होते हैं तो आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट करते हैं। करेक्ट। सो फर्स्ट कीप लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो आपको मेंटल हेल्थ और इनसे जुड़े जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में हम लोग उनसे बात तो करने वाले ही हैं। एंड नाउ वी हैव YSR सर विद अस। थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हाउ आर यू? वेरी गुड। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं स्टेज फियर की। स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है, और एक्चुअली वो होना भी चाहिए, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। ट्रू, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Yes. तो मैं आपसे 5 ऐसी टेक्निक्स या 5 ऐसी चीजें जो व्यूअर्स को करनी चाहिए अपना स्टेज फियर को कम करने के लिए, प्लीज आप वो अगर एक्सप्लेन करें डायरेक्टली, मजा आ जाए। वैसे तो पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर 5 मुझे बहुत क्विक हैक्स जिसे हम कह सकते हैं देने हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि मैंने कहा कि जब आप स्टेज पे जा रहे होते हैं ना, तो देयर इज अ नर्वस एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन, योर हार्ट बीट इज गोइंग अप। दिस इज बेसिकली अ फियर रिस्पॉन्स, डिफेंस रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। सो बिफोर गोइंग टू स्टेज, जैसे आप स्टेज पे जा रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करें कि डीप ब्रीदिंग करें। अपने नोज से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल करना है। इनहेलेशन फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम योर माउथ, जैसे कि स्ट्रो में हवा भर रहे हो। सो जैसे कि एक स्ट्रो में हवा जा रही है, और ऐसा 7 साइकिल्स करनी है, 7 बार ऐसा करना है। इट इज गोइंग टू स्विच ऑफ योर डिफेंस रिस्पॉन्स। ये आपके अंदर न्यूरल रेजोनेंस क्रिएट करता है और आपको स्विच ऑफ कर देता है, जो डिफेंस रिस्पॉन्स आ गया है उसको। बहुत सही। दूसरी चीज़, आपकी स्पाइन, आपकी जो फिजियोलॉजी होती है, आपका जो बॉडी का क्या स्टेट है, ये सीधा आपके माइंड पे इम्पैक्ट करता है। क्योंकि माइंड और बॉडी एक्शन रिएक्शन में जीते हैं। माइंड का एक्शन पे बॉडी रिएक्शन करती है, और बॉडी के एक्शन पे माइंड रिएक्ट करता है। तो अगर जैसे जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनके कंधे झुके होंगे, गर्दन झुक जाएगी, चेहरा लटका हुआ रहेगा। सो सेकेंड थिंग, फोकस करें अपनी फिजियोलॉजी पे। तो फिजियोलॉजी की जब बात है तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अपनी स्पाइन को सीधा कर लें। जब भी आप स्टेज पे जा रहे हैं तो अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके, या तो बैठे हैं तो सीधा करके, खड़े हैं तो स्पाइन को सीधा करके आप खड़े रहें। क्योंकि जैसे आपकी स्पाइन सीधी होती है, देयर इज ए सिग्नल इन योर ब्रेन दैट आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। और आपका ब्रेन वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है जो कि आपकी एस्टीम को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो स्पाइन को सीधा कर लें। और तीसरी, नेक को स्ट्रेट रखें। क्योंकि स्पाइन सीधी होती है, चेस्ट अपने आप एक्सपेंड होता है, नेक को स्ट्रेट रखें। ये तीसरी चीज़ आप करें। चौथी मैं कहूँगा, फोरहेड को रिलैक्स रखें। क्योंकि जब भी हमारे अंदर कुछ भी नर्वस एनर्जी आती है, नेगेटिव इमोशन आता है, ये नेगेटिव इमोशन अरविंद सबसे पहले आपके फोरहेड पे आता है। तो अपने फोरहेड को आप रिलैक्स रखें। शुरुआत में कॉन्शियसली रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा और वो कॉन्शियसली रहेगा। अगली बात करते हैं सर, यूथ का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जब भी एग्जाम्स आते हैं या कोई हर्डल आती है लाइफ में, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस उस टाइम पे बहुत कम हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल करने के अगर 5 तरीके आप बता दें कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो? एंजाइटी स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर जो आती है, दैट इज़ बेसिकली एग्ज़ाम एंजाइटी। कि एग्ज़ाम को लेकर के सबसे ज़्यादा इनके अंदर एंजाइटी होती है। Correct. और एंजाइटी का भी ज़्यादातर जो रूट कोज रहता है ना, एंजाइटी का रूट कोज आता है 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती अक्यूट और एक होती क्रोनिक। अक्यूट एंजाइटी इतनी बुरी नहीं है। अक्यूट एंजाइटी क्या होती है? सिचुएशनल होती है कि एक सिचुएशन में आएगी और फिर बैठ जाएगी। दैट इज बेसिकली नॉट एंजाइटी, दैट इज बेसिकली नर्वस एनर्जी। वो नर्वस एनर्जी है जो आपको पुश करने के काम में आती है। ठीक है, एंजाइटी जो है वो बेसिकली अ कांस्टेंट फियर रिस्पॉन्स है जो आपके अंदर चल रहा है। इट्स अनवांटेड सेंसेशन इन योर बॉडी। कभी गले में रहती है, चोकिंग फीलिंग आएगी, कभी बटरफ्लाई इन द स्टमक होगा, ठीक है, कभी चेस्ट पे हैवीनेस महसूस होती है, कभी हेड पे हैवीनेस महसूस होती है। ये कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं क्रोनिक एंजाइटी के। तो क्रोनिक एंजाइटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि क्रोनिक एंजाइटी कंटिन्यूसली रहती है तो फिर आपके अंदर वो डिप्रेशन ला सकती है, आपकी सेल्फ एस्टीम खराब कर सकती है, और शरीर में कई बीमारियां भी पैदा कर सकती है, जिन्हें हम साइकोसोमेटिक कहते हैं, मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जिन्हें कहते हैं। तो क्रोनिक जो है वो कई बार उसका जो रूट होता है वो एक बहुत ही नेगेटिव सेल्फ टॉक, लो सेल्फ एस्टीम, वहाँ से आ जाता है। तो एंजाइटी को
क्रोनिक एंजाइटी या नर्वस एनर्जी को तो रहने दे, मैं कहूँगा कि ज़्यादा उसका लोड मत लें, वो ज़रूरी है। अगर वो एग्ज़ाम से पहले आई और फिर अगर चली गई तो लेट इट बी, इट्स योर मैकेनिज्म। मगर कॉन्स्टेंटली अगर रहती है, बिना वजह के भी रहती है, हर रोज़ रहती है, कंटिन्यूसली रहती है, तो फिर उसको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको डील करने के लिए आप, एक तो मैंने जैसे बताया कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, ठीक है, X and 2X का फॉर्मूला अप्लाई करें। X 2X ब्रीदिंग, X 2X का मतलब है अगर आपने 5 काउंट तक इनहेल किया है तो इसको 10 काउंट तक एक्सेल करें। क्योंकि जब आप ब्रीद अंदर लेते हैं इट एनर्जाइजेज योर बॉडी, और जब आप छोड़ते हैं इट रिलैक्सेस योर बॉडी। करेक्ट। सो व्हेन एक्सेलेशन इज मोर देन इनहेलेशन, इट इज गोइंग टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा। तो ये एक पावरफुल है, ऑन द स्पॉट टेक्निक है जो वो ट्राई कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इफेक्टिव। और एटलीस्ट 7 to 11 साइकिल्स इसके करने हैं, ठीक है, कि 7 से लेकर के 7 से 11 साइकिल इसकी करें। इनहेल करा काउंटिंग में और 2X काउंटिंग में, और जितनी भी इनहेल कैपेसिटी है, इसलिए मैंने X 2X लिख दिया। अगर 5 काउंट है तो 10 काउंट है तो 20 में इसको एक्सेल करना है। दैट विल बी बेस्ट फॉर देम, क्रोनिक है तो। बहुत। और दूसरी चीज़ जो इसमें ये कर सकते हैं कि आस्क राइट क्वेश्चंस। हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो गूगल सर्च इंजन की तरह है। गूगल सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चन डालते हैं तो पूरे इतना लाखों का डेटाबेस है, उसमें से सिर्फ उस कीवर्ड से रिलेटेड डेटा सामने आ जाएगा। करेक्ट। यही करता है वो। अब आप चाइल्डहुड से लेकर अभी तक इतना सारा एक्सपीरियंसेस अपने ब्रेन में स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। आप सारा तो वो सामने नहीं ला सकता। आप जो सवाल अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं वो सवाल ही सारा डेटाबेस भेज रहे हैं। तो अगर आपका सवाल है व्हाट इफ आई फेल, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, योर सबकॉन्शियस विल कलेक्ट ऑल द नेगेटिव मेमोरीज आपकी, या आपने जो किस्सों में सुनी है, कहानियों में सुनी है, मूवीज में कोई कैरेक्टर देखे हैं, वो सारा डेटाबेस नेगेटिवली चार्ज मेमोरीज सब एक जगह रहती हैं, समहाउ एसोसिएटेड रहती हैं, वो सारा एवलांचे क्रिएट कर देगा। इसे कहते हैं कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रॉफी क्रिएट हो जाती है कि एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड दैट ओवरवेलम यू एक्सपीरियंस एज एन एंजाइटी, राइट। तो स्टार्ट आस्किंग पॉजिटिव क्वेश्चंस। व्हाट इफ आई फेल की जगह व्हाट इफ आई सक्सीड। करेक्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट इसकी जगह आई हैव द कैपेसिटी टू लर्न इट। ये मैंने एक्चुअली, एक बुक है विचार नियम, ओके, उसमें मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। नेगेटिव सोचने जो आप बोल रहे हो, Yes, yes. एग्जैक्टली ये चीज़ें लिखी हुई है। बहुत तो बढ़िया। गलत सवाल ही पूछ लिया तो फिर सबकॉन्शियस वही डेटाबेस देगा। सही सवाल दोगे तो पॉजिटिवली चार्ज मेमोरीज का जो डेटा है वहाँ जाएगा, और वहाँ से लाएगा कि हाँ यार तूने वहाँ बचपन में क्रिकेट खेला था, वहाँ पे भी तूने अच्छा किया था, तो इस वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी अप्रिसिएशन मिला था। तो वो आपके साथ में क्या करेगा कि पॉजिटिव मेमोरीज को ला के खड़ा कर देगा। ये जो डिलेमा है, इससे बाहर निकलने के कोई 4-5 तरीके आप बता दो कि कैसे निकलें उससे बाहर, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर खुद पे यकीन हो उसको। यस, तो ये बेसिकली वर्दीनेस, इसे हम साइकोलॉजी में वर्दीनेस का इश्यू बोलते हैं, दैट यू आर नॉट फीलिंग वर्दी इनसाइड यू। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है, दैट फर्स्ट इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पीपल। लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक सोशल कंपैरिजन में रहते हैं हमेशा, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो एनिमल्स एंड वी हैव अ सोशल आइडेंटिटी एंड वी आर लिविंग इन सोसाइटी, सो वी हैव टू मेंटेन द हायरार्की इन द सोसाइटी। तो फॉर दैट वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर। और ये हमारे अंदर आया कहाँ से? बचपन से, क्योंकि हमें कंपेयर किया गया था। तो कंपेरिजन आप बंद कर दें। कोई इतना खुश नहीं है जितना वो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे दिख रहा है, ठीक है। मेरे कई बहुत टॉप लेवल के लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आप शायद कई लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, बट मैं खुद हैरान रह जाता था जब वो मेरे साथ अगर सेशन में आते थे। तो कोई इतना खुश नहीं है जितना वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिख रहा है, कोई इतना खूबसूरत भी नहीं है जितना अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिख रहा है, ठीक है। सो पीपल डोंट प्रोजेक्ट देयर फेलियर्स। लोग अपनी फेलियर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद करें। हर इंसान की अपनी यूनिकनेस है, हर इंसान की अपनी एक कहानी है, अपने बैटल्स हैं। तो योर स्टोरी इज़ यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। और इनफैक्ट ये जो यूनिवर्स है ये 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 1400 करोड़ साल पुरानी है। इस प्लेनेट की उम्र है लगभग 4.5 बिलियन। इस प्लेनेट पे लाइफ आई है 3.5 बिलियन से। ये लाइफ वाटर लाइफ से, एक फिश लाइफ से इम्प्रूव होते होते, इवॉल्व होते होते इस लायक बनी है कि जिसमें आज और आप और हम बैठ करके ये बातें कर। तो आप सोच के देखें कि इस यूनिवर्स को 1400 करोड़ साल लगे, प्लेनेट को 450 करोड़ साल लगे, लाइफ को 350 करोड़ साल तक का वेट करना पड़ा ताकि आप मार्केट में लॉन्च हो। करेक्ट। सो यू आर ऑलरेडी स्पेशल बाय योर एग्जिस्टेंस, व्हाई टू कंपेयर? सो आई थिंक व्हेन वी कनेक्ट, जब हम अपनी कॉस्मिक आइडेंटिटी से कनेक्ट हो जाए ना,
कि लोगों से कनेक्ट होने के बजाय हमारी जो ये अस्तित्व वाली आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी, इससे जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। और कंपैरिजन खत्म कर दें, पॉजिटिव सवाल अपने आप से पूछना शुरू कर दें, ये दो बातें भी कर लेंगे, मजा है। फिर ये डाउट, ये जो फियर ऑफ जजमेंट है कि लोग क्या कहेंगे। एक दूसरी और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो टेक्निक लोग यूज कर सकते हैं कि ऑलवेज लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट। इलेबोरेट करते हैं या तो फैक्ट क्या है, 2 + 2 = 4 इज अ फैक्ट, True. राइट? बट यू आर अगली, इज इट अ फैक्ट? नो, इट्स समवन्स ओपिनियन। तो हमें ये पता होना चाहिए दैट समवन्स ओपिनियन इज नॉट योर रियलिटी, ठीक है? समवन्स ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू डिफाइन योर रियलिटी। सो इफ समबडी इज कमिंग एंड सेइंग यू अगली, दे आर प्रोजेक्टिंग देयर आइडिया ऑफ अगलीनेस ऑन यू। वो अगलीनेस की अपनी डेफिनेशन है, अपना परसेप्शन है जो आप पे इम्पोज कर रहे हैं, वरना आपकी मम्मी को तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। ट्रू, ठीक है? तो what people do is कि somehow they take opinions, people's perception personally. Okay, don't take that. There is a separation between your reality and people's opinion. So always ask yourself when somebody comes and tell you that you are not capable of doing this, ask him, is it your opinion or it is a fact of the universe? क्या किसी साइंस ने मिलकर के इसको प्रूव कर दिया है कि you are not good for anything? It is just your opinion. Then if it is your opinion, it means it is your creation, it is your idea, it says nothing about me. बहुत बढ़िया, बहुत Right. So we should be able to differentiate. We should be able to create a separation between people's opinion and our reality. ये separation हमें create करना आना चाहिए. So that will, that will induce self-acceptance, self-love, and self-acceptance is the first stage. Second is self-love, and third is confidence, worthiness. Everything will come. देयर विल बी नो वर्दीनेस। हाँ, एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, बट दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये सब कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल है। रियल कॉन्फिडेंस आता है जब आप अंदर से सेल्फ एक्सेप्टेंस में हो, वर्दीनेस में हो, दैट इज द रियल कॉन्फिडेंस। 5 ऐसी टेक्निक्स जिससे वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सके और उसको पावर में इस्तेमाल कर सके। सो डेफिनेटली, जैसा आपने कहा, एंगर एक पॉइजन है। एंगर के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, आपकी जो लाइन में आता है सबसे ज़्यादा। जब भी एंगर आएगा आपकी जो लाइन को इम्पैक्ट करता है, नेक को इम्पैक्ट करता है, एसिड लेवल बढ़ाता है। जब आप एंग्री होते हैं, आप बॉडी एसिडिक होने लगती है, बहुत ज़्यादा एंगर करते हैं, और आपका जो इम्यून सिस्टम है, हर गुस्से की स्टेज के अगले 20 मिनट तक आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लगने के चांसेस हैं, ठीक है? 20 मिनट तक सप्रेशन में रहता है। अब एंगर भी ऐसा है कि लोग क्या उसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ एंगर पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे कि आपका सिस्टम को लेके आप एंग्री हैं, करप्शन को लेके आप एंग्री हैं, इनजस्टिस को लेके आप एंग्री हैं, तो यू कैन यूज योर एंगर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट आप एंग्री हैं, बट आर यू एबल टू यूज इट फॉर पॉजिटिव थिंग? इफ यू आर एबल टू यूज इट, ओके, देन यू डोंट नीड टू चेंज इट। आई कॉल इट पॉजिटिव एंगर, दैट्स नॉट अ बैड एंगर। आप यूज कर सकते हैं। अगेन इट्स अ स्ट्रेटेजी ऑफ योर ब्रेन टू पुट यू। एंगर इज बेसिकली अ फाइट रिस्पॉन्स। जब आप एंगर एक फाइट रिस्पॉन्स है, एंग्जाइटी एक फ्लाइट रिस्पॉन्स है, कि आप जब प्रॉब्लम को अटैक करना चाहते हैं तो दैट्स एंगर रिस्पॉन्स, उससे भागना चाहते हैं तो दैट्स एंग्जाइटी, राइट? एंगर को पहले तो क्वालिफाई कर लें कि क्या इसको मुझे डील करना है, ठीक है? अगर वो फर्स्ट टाइप का है तो ना डील करें। लेकिन इफ इट इज मेकिंग यू एंग्री ऑल द टाइम एंड इफ इट इज स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप, इट्स क्रिएटिंग बैड इम्पैक्ट्स एंड नॉट एबल टू चैनलाइज इट। अगर आप इसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एंगर के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे एक तो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने बताई, जो भी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने X और 2X ब्रीदिंग बताई, ये रिलैक्सेशन, क्योंकि एंगर भी एक फाइट रिस्पॉन्स ही है, तो ये रिलैक्सेशन की टेक्निक उनको काम करेगी। दूसरा, व्हाट इफ को व्हाट इज में कन्वर्ट करें, ठीक है? कन्वर्ट योर व्हाट इफ्स इनटू व्हाट इज, ओके? सो व्हाट इफ आई गो आउट ऑफ कंट्रोल, ओके? व्हाट इफ थिंग्स विल नॉट हैपन एज आई वांट, राइट? व्हाट इफ दिस पर्सन विल चीट मी, ठीक है? व्हाट इफ माय पार्टनर बिट्रे मी। इसको हट करके आप व्हाट इज में आ जाएं। व्हाट इज का मतलब कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ओके? सो अपना पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में ले आए, दैट व्हाट सेंसेशंस आर गोइंग ऑन इन माय बॉडी। अपनी बॉडी के सेंसेशंस के बारे में अवेयर हो जाएं। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पे अवेयर हो जाएं, ठीक है? जो बॉडी में वाइब्रेशन चल रही है उन पे अवेयर हो जाएं, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन ग्राउंड योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज एंगर इज कमिंग फ्रॉम योर लिम्बिक ब्रेन, ओके? एंगर आपके लिम्बिक और रेप्टिलियन ब्रेन से आ रहा है, यानी कि लोअर जो ब्रेन लेवल वहाँ से आ रहा है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड होते हैं तो आप एक्चुअली सबकॉन्शियस से निकल करके कॉन्शियस में आ जाते हैं। जब आप एंगर में हैं तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, एक्चुअली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाती है।
इसीलिए आई थिंक आपने भी किया होगा, लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गुस्सा करते हैं तब तो कुछ भी बोल देंगे, वर्बल होता है, नॉन वर्बल, दो प्रकार का होता है, आप बोल के करा, पीट के किया, लेकिन बाद में आप जब शांत होकर के बैठते हैं तब आपको लगता है यार ये तो मैं नहीं था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तब आता है बुद्धिहीन काम किया है। हाँ, बुद्धिहीन का मतलब एग्जैक्टली सही वर्ड बोला आपने, बुद्धिहीन का मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सप्लाई बंद हो गई है। हाँ। तो व्हेन यू ग्राउंड योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट दैट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, तो इससे क्या होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस से निकल करके अपनी बुद्धि में आ जाते हैं, अपनी इंटेलेक्ट में आ जाते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। तो ये कीजिए। तीसरा एक बहुत अच्छा उपाय है, जब भी गुस्सा है ना, अगर आईना साथ में रखते हैं, अपना चेहरा देख लें। कभी भी, मैं ये बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे हंसी आ जाएगी देख के। हाँ, कभी भी देख लेना, इंसान गुस्से में अपना चेहरा अगर आईने में देखेगा, वो गुस्सा कर ही नहीं सकता, उसका बंद हो जाएगा। दूसरे का देखोगे तो और गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन अगर खुद का देख लिया गुस्से में, आप ट्राई करके देखिएगा, 30 सेकंड तक आंख में आंख डाल करके आईने में देख लो, जब गुस्सा है आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि इंसान जब अपना चेहरा देखता है तो फिर निहारने लगता है। ये बात सच है। बट अगेन, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे, हाँ या ना अलग बात है, रिजल्ट क्या होगा वो अलग है, यस, वहां तक वो कैसे पहुंचे, उसके कोई 5 टेक्निक? आई थिंक एक ही काफी है उसके लिए। मैं एक ही बिल्कुल पावरफुल बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारे युवाओं में होता है, और करेज की, ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ करेज। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज ओवररेटेड, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। कॉन्फिडेंस आता है जब कोई आप काम करते हैं और उसको बहुत बार करते हैं तो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन आप शुरू करते हैं करेज से। तो यहाँ पे इस इंसान को कॉन्फिडेंस का रिसोर्स नहीं चाहिए, इसको रिसोर्स चाहिए करेज का, क्योंकि शुरू करने के लिए करेज चाहिए होता है। तो जब हम साइकिल पे पहली बार बैठे थे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर करेज था कि गिर गए तो देखी जाएगी। वी हैड अ करेज। सो इसको कॉन्फिडेंस का रिसोर्स ये नहीं ढूंढ रहा है, ये रिसोर्स ढूंढ रहा है करेज का। ठीक है, इसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने अंदर करेज पैदा करना पड़ेगा, और करेज पैदा करने के लिए यू कैन यूज योर फियर। आई कॉल इट पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मतलब कि अपने डर को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है और जिम में एक लड़की आती है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा फिट है, खूबसूरत है, और उसे पता है कि ये मेरी रेंज के बाहर की लड़की है, मगर प्यार तो अंधा होता है। ठीक है, तो उसे प्यार हो गया। अब उसके अंदर वर्दीनेस का इशू है दैट ये वैसे कॉन्फिडेंट है ये लड़का, अपने आसपास के मोहल्ले में तो एक कैसीनो है, श्री कृष्ण में भी गोपियां हैं इसके पास में, लेकिन यहाँ पे इसका प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे उसके पास में प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि समहाउ ये इस लड़की को हायर स्टेटस मान रहा है इस वजह से। तो अब ये कहना तो चाहता है, लेकिन इसको क्या डर है कि ये डांट देगी, भगा देगी, मे भी जो देखने मिल रहा है वो देखने भी ना मिले। कई सोचते हैं ना कि दोस्ती भी चली जाएगी कुछ ना होने से, और ये ना कर पाने के कारण बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि किसी के पिता बन सकते थे, आज उसके मामा बन के घूम ठीक है, जिसके बच्चों के पिता बन सकते थे उसके मामा बन गए आज, स्कूटर क्योंकि करेज नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पता है क्या करना चाहिए। एक तरफ इसका डर है कि वो मना कर देगी, डांट देगी, देखना भी बंद हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी, एम्बेरसमेंट हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब उसको दूसरे डर ढूंढने चाहिए, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है। अगर नहीं कहा तो व्हाट इज द नेगेटिव, व्हाट इज द फियर ऑफ नॉट डूइंग इट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग इट, ना करने की क्या कॉस्ट है। तो अब जब इसने ये सवाल पूछ लिया दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग इट, तो अब उसे आया, इस जिम के अंदर एक और खूबसूरत लड़का आता है, बॉडी बिल्डर है, वो भी कई बार देखता है, इसने अगर जाके उसे कह दिया और मेरे कहने से पहले उसने कह दिया, और अगर उसको हाँ बोल दी तो मेरा तो पूरा ही पत्ता कट जाएगा। करेक्ट है। दूसरी चीज, बोलूंगा तो हाँ या ना तो होगी, नहीं बोला तो उससे तो जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैंने प्यार किया था। करेक्ट है। ठीक है, तो एटलीस्ट आई शुड ट्राई, एंड पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पावरफुल देन पेन ऑफ फेलियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। देखिए फिर से कह रहा हूँ, एक थिन लाइन है रिस्पेक्ट की, वो ध्यान रखना है। वहां से हाँ आए या ना, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने दिल की बात बोलनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ कि उसकी हाँ या ना दोनों चीज में आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए जरूर होनी चाहिए। अरविंद, ऐसा है कि आजकल जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो पता कैसी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। ट्रू। 2 मिनट में मैगी बननी चाहिए, 20 मिनट में पिज्जा आना चाहिए, ठीक है, 10 मिनट में ब्लैंकेट होना चाहिए, और 2020 का क्रिकेट होना चाहिए। ठीक है, फास्ट चाहिए। तो कई लोगों ने क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से मोल्ड कर दिया कि आप बस सोचिए और हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ। ठीक है,
सच है। और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप हर वो चीज़ जो सोच रहे हैं वो सच नहीं हो रही। नहीं तो बर्बाद हो जाता। नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, हर पिक्चर देखेंगे आप, रिश्ते बिगड़ जाएंगे आपके। इंसान 60,000 थॉट्स आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है एक दिन में, जिसमें से 80% रेपिटेटिव और नेगेटिव होती हैं। वो सभी अगर सच होने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। बट जो रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे है कि आपकी जो थॉट्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल नेचर की होती हैं, आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक नेचर की होती हैं। जब थॉट्स और फीलिंग्स साथ में जुड़ती हैं तब अट्रैक्शन चालू होता है, नॉट जस्ट बाय थॉट। हाँ, बट थॉट का असर आपके शरीर पे जरूर होता है क्योंकि सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं थॉट को। और आज भी कभी कभार होता है, वो है ओवर थिंकिंग। मतलब चीज इतनी बड़ी होती नहीं है या प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं, जितना हम सोच सोच के उसको बड़ा बना लेते हैं। और इनफैक्ट क्योंकि विचार नियम बहुत ही बहुत ही पावरफुली काम करता है, तो अगर जो चीज नहीं भी होने वाली है, अगर आपने सोच सोच उसको बड़ा बना लिया है तो वो होने लगती है। इनफैक्ट वो थी नहीं पिक्चर में। तो जो ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे यूथ के साथ है, बहुत लोगों के साथ है, बहुत, उसको ओवरकम कैसे करें? उसको ओवरकम का मैं आपको बताता हूँ जी कि ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या है कि आपका माइंड जो है वो थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन आपकी चॉइस से नहीं, अपने आप। सो ओवर थिंकिंग इज लाइक मेंटल डायरिया, ठीक है, कि अपने आप चल रही है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। एंड इसकी वजह से और इसके डिसएडवांटेज क्या कई बार रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से पहली चीज़ तो आपका ब्रेन का एनर्जी वेस्ट हो रहा है, सेकेंड चीज़ आपकी स्लीप डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग जब बहुत कंटिन्यूसली रहती है तो धीरे धीरे आपकी स्लीप के साथ में स्लीप साइकिल्स को बिगाड़ना शुरू कर देती है। यही ओवर थिंकिंग इज बेसिकली अर्ली स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये अर्ली स्टेजेस हैं, राइट। तो इसको डील करने के लिए एक चीज, दो टेक्निक मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि डोंट टेक योर थॉट्स टू मच सीरियसली, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम पता है थॉट के साथ में नहीं है, थोड़ी गहरी बात है बट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि थॉट, एक तो थॉट होती है, एक होती है मेटा थॉट्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, थॉट के बियॉन्ड। तो एक तो हमें विचार आता है और फिर हमारा उस विचार के बारे में भी विचार है। तो जब आपको विचार आया कि मैं कल एग्जाम दिया हूं, मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है, अब आपका इस विचार के बारे में भी विचार है कि अब मेरे को नेगेटिव थॉट क्यों आ रही हैं, ये तो नेगेटिव थॉट हो गई, मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मेरी थॉट्स को, ऐसी थॉट्स तो मैं नहीं देखना चाहता, ये तो डरावनी थॉट्स हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं तो एक्चुअल थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज मेटा थॉट्स। उस थॉट के साथ आप इंगेज कर रहे हो, आप इन्वॉल्व कर रहे हो और उसको इंगेज करके आप उसको कैटेस्ट्रोफाइज कर रहे हो। दिस इज वॉट यू आर डूइंग, राइट। सो मैं कई बार कहता हूँ कि योर thought is like a mental fart, ठीक है। every negative thought is like your brain producing some fart, indigested information ना, when you eat something and if it is not digested your brain is going to fart। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो mental fart है, तो जब आपको fart आता है तो क्या आप उसके साथ इंगेज होते हो? ना, not at all। इसका साउंड कितना है, इसका स्मेल खाने में क्या, you don't engage with fart ना, okay, so why are you engaging with it? So over engagement with your thoughts, that is creating overthinking. So first treat them like mental fart, okay, don't need to, yeah, they are coming, they are, you know। को इंटरप्ट करता हूँ। एक बार क्या हुआ ना कि एक बहुत ही गुनी इंसान से मेरी चैट पे बात हो रही थी, तो बहुत गुनी इंसान, नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत गुनी मतलब बहुत उच्च विचार, तो बहुत उच्च विचार में बहुत, मैं कैसे बताऊं, तो जो भी वो गुनी इंसान था उसने चैट में लिख दिया बुलशिट। तो अब गुनी इंसान, इतने उच्च विचारों वाला इंसान, उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो अब क्या है ना, यू कैन टेक इट नेगेटिवली। अब वहां पे दो रास्ते हैं, आप नेगेटिव ले लो और फिर उसको बोलो कि तूने क्या लिखा है, मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मैंने क्या लिखा पता है, जी। चलो इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट कर। बहुत अच्छा किया। So it's just that कि don't engage with every thought you produce. Oh, see, your stomach is creating acid. Are you always engaging with it? Your liver is creating bile. You're not interfering much with it. Similarly, the role of your brain is to produce thought. It's not necessary that you take every thought very seriously and you just engage with it. So stop engagement. और दूसरा जो एक प्रैक्टिकल टेक्निक मैं दे सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड डी क्लटर टेक्निक। यू डी क्लटर करना सीखें, जैसे आप अपने घर बिखरा हुआ होता है तो उसको अरेंज कर लेते हैं, वैसे अपने माइंड को भी डी क्लटर कर लें। तो डी क्लटर में क्या करना है, जो भी थॉट आया जस्ट थिंक ऑन पेपर, पुट इट ऑन पेपर। दिस क्रिएट स्पेस इन योर हेड बिकॉज थॉट्स ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। तो इफ यू पुट इट ऑन पेपर इट मीन्स द ब्रेन इज एम्प्टी नाउ, ओके। अब उन जो थॉट्स को पेपर पे लिख दिया उसमें से
सिर्फ उन थॉट्स को चूज कर लो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको अलग कर दो, और जो कंट्रोल में नहीं है उस पेपर को एक फोल्ड बनाओ, फोल्ड बना के उसको फ्लश कर दो या फिर जला दो। वेरी सिंपल। ये अच्छी टेक्निक, ये हमने कहीं देखी, किसी मूवी में देखी है। एक पार्ट देखा है बस इसका, जब भी मेट में इसका एक छोटा सा पार्ट दिखा है, बस चेहरा फोटो उसकी लेकर के फाड़ के फ्लश कर दो। ठीक है, हाँ। तो बट इसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, जिसमें आप थोड़ा पहले पेपर पे डालो, क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो, जब आपकी थॉट्स आपके ब्रेन में है तो उनमें शरीर नहीं है, फॉर्म नहीं है। जब आप लिख देते हैं तो रिटन वर्ड्स आर क्रिस्टलाइज थॉट्स, आपने थॉट्स को क्रिस्टलाइज कर दिया है, उनको शरीर दे दिया है, राइट। तो अब जो चीज़ आप देख सकते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अंदर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सो एनीथिंग दैट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज, सो हियर यू आर एबल टू मैनेज इट बिकॉज इट इज ऑन। या जनरली क्या है कि ना, हमारी इंडियन सोसाइटी में जब बच्चा पैदा होता है जी, तो वो एक जनरली, चाहे एवरेज फैमिली है चाहे रिच फैमिली है, एक बैगेज लेके पैदा हो रहा है, एक पीयर प्रेशर लेके पैदा हो रहा है। और वहाँ पे ना जब वो अपब्रिंगिंग होती है उसकी, तो उस पीयर प्रेशर में उस सक्सेस का डेफिनेशन लिखा जाता है कि तुम सक्सेसफुल कब हो और कब सक्सेसफुल नहीं हो। वो डिफाइन भी कोई और कर रहा है, जिंदगी उसकी डिफाइन कोई और कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहला तो रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है जी, दूसरा जो आसपास के लोग पीयर प्रेशर बनाते हैं सक्सेस को लेके, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जनरली, उसे बाहर कैसे निकला जाए और इंसान अपने ड्रीम्स को चूज करके सक्सेसफुल कैसे हो, ये हमारा आज का स्पेसिफिक क्वेश्चन है आखिरी। तो जहाँ तक सफलता की डेफिनेशन तो देखें, हर इंसान की अलग अलग है जी, राइट जी। बट आई थिंक ज़्यादातर लोग अपनी सफलता को सोशल ब्लूप्रिंट से डिफाइन करते हैं। सोशल ब्लूप्रिंट सफलता का क्या है मैं आपको बता दूं। सोशल ब्लूप्रिंट ये है कि एक अच्छी सी डिग्री लें, उसके बाद अच्छी सी नौकरी लें, फिर अच्छी सी छोकरी, फिर हम दो हमारे दो, फिर एक फ्लैट और फिर एक गाड़ी, बस। और मैंने अपनी लाइफ में ये पैटर्न देखा है कि प्रॉब्लम अब इसके बाद ही शुरू होती है इंसान के अंदर। करेक्ट। यहाँ तक तो लगा पड़ा है जद्दोजहद में, यहाँ तक तो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि जिंदगी का क्या है। जब ये सब हो गया, अब वो सोचता आगे तो समाज ने बताया ही नहीं आगे क्या करना है। सो आपको अपनी सक्सेस सोशल ब्लूप्रिंट से डिफाइन नहीं करनी चाहिए कि आपके पास कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, कितने पैसे हैं। डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है। अब जितने भी बड़े इवन बिलियनियर्स को भी देखेंगे तो दे नेवर फोकस्ड ऑन द मनी पार्ट, दे नेवर फोकस्ड ऑन द मटेरियल सक्सेस। मेरे लिए जो सबकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट मैं जो सक्सेस चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में या जिसको जीता हूँ, मेरे लिए सक्सेस है फुलफिलमेंट। ओके, आई डोंट इवन क्राइव फॉर हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस भी बहुत बायोलॉजिकल बेसिस है उसका, एक केमिस्ट्री है उसकी। बट फुलफिलमेंट एक बहुत ही इंटरनल डीप स्टेट है, और ये फुलफिलमेंट आपके अंदर तब आता है जब आप अपनी कोर वैल्यूज़, आपके मूल्यों के साथ में अलाइनमेंट में जीते हैं, जब आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं, और जब आप एक पर्पस से कनेक्ट होकर जीते हैं। और पर्पस मतलब ये कि जो सिर्फ आपको प्रभावित ना करे, आपके परिवार को प्रभावित ना करे, जो किसी बड़े लेवल पे प्रभावित करे, और जिसका प्रभाव सिर्फ आपके रहते ही नहीं, आपके जाने के बाद भी बना रहे, राइट। सो आई थिंक सक्सेस मीन्स फुलफिलमेंट। तो ये अगर आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो या बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर फुलफिल्ड, आप उसमें, मैं सेटिस्फाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज आते हैं, फुलफिलमेंट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फाइड लोगों ने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, ट्रू, ठीक है। जब देश गुलाम था, सेटिस्फाइड लोग अपनी नौकरियाँ कर रहे थे और काम कर रहे थे, ठीक है। जो अनसेटिस्फाइड होते हैं, मैं कहता हूँ हैप्पीली अनसेटिस्फाइड, ठीक है। जो हैप्पीली अनसेटिस्फाइड होते हैं वो कुछ बड़ा करते हैं। तो सक्सेस मेरे लिए मतलब है कि अपने वैल्यूज़ के साथ में अलाइन होकर जीना, एक पर्पस होना लाइफ में, और एक मीनिंगफुल लाइफ जीना, कि हर दिन आपके अंदर एक सेंस है दैट माई लाइफ इज़ अ मीनिंगफुल थिंग। मैं एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे से बड़ा है, विच इज़ बियॉन्ड मी, विच इज़ बियॉन्ड माई इंटरेस्ट, विच इज़ बियॉन्ड माई फैमिली। So when you have this feeling, I think that is success. और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है रैपिड फायर। पहला सवाल, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है, अगर आपको चूज करना हो बिटवीन 2 फील्ड्स, हाँ, पहला सोशल मीडिया प्रेजेंस जी, या सोशल मीडिया में जो आप अभी कर रहे हो,
या फिर मेंटल हेल्थ पे जो आप काम कर रहे हो, उनमें से किसी एक चीज़ को चूज कर एनी टाइम मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, दूसरा सवाल, आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? मेरा फेवरेट, आप पता नहीं इसे टाइम पास कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बट मैंने कहा कि मैं 1 घंटा जो अकेला बैठता हूँ और जो कंटेम्पलेशन करता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ, वो मेरा सबसे फेवरेट है। आपका फेवरेट प्लेस? नॉर्थ इंडिया में धर्मशाला है और गोवा, ये 2 जगह हैं। गोवा में 7 से 8 बार जाता हूँ और धर्मशाला में कुछ मोनेस्ट्रीज हैं तो वहाँ जाने का मौका मिलता है। आपकी फेवरेट बुक? काफ़ी सारी है, बट अगर कहूँ तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये इसने मुझे बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पर उनके जो ऑथर है बेसिकली फिर स्टीफन कवी, yes, I know स्टीफन that. कवी, वो खुद कहते हैं कि मैंने 7 हैबिट्स गीता से ली हैं। हो सकता है, हाँ, वो खुद कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मेरी बुक इसलिए इंडिया में ज्यादा बिकती क्योंकि गीता लोग यहाँ के पढ़ते ही नहीं। ऐसा भी कहते हैं। क्वाइट ट्रू, ट्रू, चलो, यस। आपका फेवरेट फूड जो आपको बहुत सही लगता है? आलू का पराठा और दही और अचार। की पहली जॉब मैंने कभी नहीं करी, ठीक है। मैंने अब ट्यूशन शुरुआत में पढ़ाता था, अगर इसे जॉब कहना, खुद के लिए ही करता था। 8वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ाता था और उसके बाद में फिर ट्रेनिंग और सेलिंग और सब चीज़ें करी, तो कभी जॉब नहीं की मैंने। ठीक है, आपकी पहली जो इनकम आई थी हाथ में कि यार पैसा आ गया, वो कितनी थी? 1700 रुपये। अगला सवाल, आपके घर में मुखिया कौन है? बीवी ही होती है हर घर में। तो बीवी है मुखिया। आपकी बीवी की सबसे अच्छी बात? शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का सोर्स है वो। आपकी बीवी की सबसे बुरी बात? बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहिए होता है उसको। आहा। बहुत ज़्यादा, मतलब कि शायद ही कोई दिन जाता है जब वो कहती हो एम आई लुकिंग फैट, ठीक है। तो वो जो उसको एप्रिसिएशन और अटेंशन बहुत चाहिए होती है उसको। अच्छा, सोसाइटी में ना मुझे ऐसा लगता है कि जो हैंडसम हंक होते हैं, हाँ, बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि आपकी बॉडी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में तब पता लगता है जब आपका मुंह का ताला खुलता है। और इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स जो ज़्यादा पसंद करती हैं वो अच्छे बोलने वाले को, रादर अच्छे दिखने वाले को। अच्छा खूब दिख रहा है, क्या ही फायदा जब बोल अच्छा नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसमें। और आप में एक बहुत बड़ा प्लस है, इनफैक्ट आपके दोनों प्लस हैं, आप हैंडसम भी हैं, स्मार्ट भी हैं और आप अच्छा बोलते भी हैं। तो मेरा सवाल अगला ये है कि आपको इस पर्सनालिटी की वजह से कितने प्रपोजल आए लड़कियों के? देखिए, प्रपोजल तो आते रहते हैं, ठीक है, बट हमने तो एक पहली देखी, हाँ, अरेंज मैरिज में, उसी से शादी कर ली, हाँ, और 11 साल से उसी के साथ निभा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, बट हाँ प्रपोजल आते हैं, रेगुलरली आते हैं, और मैं तो जब भी प्रपोजल आते हैं मेरी बीवी को दे देता हूँ, वही हैंडल कर लेती है। शी हैंडल्स देम। कभी कभार तो थोड़ी सी चैट भी कर लेती है, फिर बाद में बता देती है कि डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, ये लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। शी इज कूल, सो उसी को दे देता हूँ, वही हैंडल कर लेती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जब भी आप उदास होते हो या आप डीमोटिवेटिंग सा फील करते हो, तो ऐसी कौन सी मोटिवेटिंग लाइन है या ऐसा कौन सा मोटिवेटिंग बंदा है जिसको आप देखते हो या फिर लाइन को रिपीट करते हो? जी, मैं जब भी डाउन होता हूँ मैं कपिल शर्मा को देखता हूँ, कॉमेडी नाइट्स, या फिर कपिल, बस मैं अगर डाउन हो तो मैं कॉमेडी, मोटिवेशनल कुछ नहीं देखता, मैं कॉमेडी देखता हूँ, तो कपिल शर्मा इज द पर्सन आई सी। अच्छा, वाईएसआर का सबसे बड़ा डर क्या है? वाईएसआर का सबसे बड़ा डर है कि मेरा एक मिशन है कि मुझे 100 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। ये जो मेंटल इमोशनल मास्टरी है, अपने पर्पस को वो फाइंड करें, फुलफिल होके जिए, मटेरियल सक्सेस के बजाय फुलफिलमेंट के पीछे भागें। इस मूवमेंट के साथ में, मेरा हीलियो माइंड हीलियो लाइफ मूवमेंट है, तो इसके साथ में 100 मिलियन लोगों को जोड़ना है, ठीक है। तो एक डर वही है कि जिंदा रहते रहते वो कर दें, दैट इज द थिंग। आपकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट? अभी मुझे 2 दिन पहले डॉक्टरेट ऑफ साइंस मिला, ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस मिला है। इसके अलावा मैंने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको लेटर भी लिखा था आपके स्टार्टअप के लिए। यस, स्टार्टअप के लिए मोदी जी ने लेटर लिख के अप्रिशिएट किया, ही नोज अबाउट इट। इवन उसका फर्स्ट ईयर हुआ तो हमने पूरा रिपोर्ट भी भेजा उनको कि दिस इज द रिपोर्ट। क्या बात है। आपका नाम बहुत बड़ा है, वाईएसआर, पर ऑब्वियसली घर वाले इस नाम से आपको नहीं बुलाते होंगे, तो आपके घर वाले आपको किस नाम से बुलाते हैं? योगी, योगी, दे कॉल इट योगी। आपके कॉलेज वाले, आपके फ्रेंड आपको किस नाम से? योगी, वो भी योगी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है कि मुझे लोग किस नाम से बुलाएं? ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ में अगर कनेक्टेड हैं तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता किस नाम से बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। इन फ्यूचर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, हाँ या ना? पॉलिटिक्स ना। वोट देते हैं, हाँ या ना? वोट में देता हूँ जी। आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवी? 3 इडियट्स। आपकी फेवरेट हॉलीवुड मूवी? इंसेप्शन। इंसेप्शन, ठीक है। आपका फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज? हाँ, इसमें बहुत सारे हैं, बताइए। फैमिली मैन,
ऑपरेशन 26 ऐसा कुछ आया था एक 27 ऑपरेशन 27 या ऐसा कुछ वो। अगर YSR सर से पूछा जाए, जो जितना यूथ यहाँ पे है कनेक्टेड है, आपको देख रहा है, जी। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आपने सक्सेस का मीनिंग भी बताया, फुलफिलनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए 3 ऐसी सलाह जो आप देना चाहोगे, जो एक्चुअली आपने भी अपनी लाइफ में यूज की हैं, आपको बहुत मदद मिली है, 3 ऐसी सलाह कौन सी होंगी? सबसे पहली सलाह तो मैं दूंगा कि कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अपनी नॉलेज में, अपनी लर्निंग में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करो। बिकॉज हम लोग प्रोग्राम है अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करने के लिए, बट वी आर नॉट प्रोग्राम टू इन्वेस्ट इन अवर माइंड। सो अपग्रेड करो, लर्न करो। क्योंकि मैं जिस फील्ड में आज हूँ, उस फील्ड का मेरे दूर दूर से कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट मैंने सीखा और सीखते सीखते आप यहाँ तक पहुँच गए। तो लर्निंग आपको वैल्यूएबल बनाती है, और जब आप वैल्यूएबल होते हैं तो आप मार्केट में वैल्यू क्रिएट करते हैं। करेक्ट। सो फर्स्ट कीप लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने पैशन को फाइंड आउट करो। क्योंकि लोग पता आप पे गोल थोप देंगे कि ये इंजीनियर बन जा, ये डॉक्टर बन जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू घर की दुकान चला ले। 24 घंटे में से देखिए 8 घंटे आप सोएंगे, लगभग 10 घंटे आप काम करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी का 1/3, जागती हुई ज़िंदगी का 60% टाइम सिर्फ काम में जाएगा। और वो आपने अगर रैंडमली चूज़ कर लिया कि जिसमें आप पैशनेट नहीं हो, जिससे आप प्यार नहीं करते हो, तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बिगड़ जाएगा। पैशन फाइंड आउट करो, अपना पैशन ढूंढो कि आपका पैशन क्या है, राइट। तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बचपन से पता चल जाता है कि ये मेरा पैशन है, मगर कुछ लोगों को थोड़ा लेट पता चलता है। लेकिन ट्राई करते रहो, ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, जिसमें से एक चीज़ में आपका दिल लग जाएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि यही मेरा पैशन है। तो पैशन फाइंड आउट करो। और तीसरा मैं आपको कहूँगा कि बी ग्रेटफुल। अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता का भाव लेकर के चलिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड का जो नेचर है वो ऐसा है कि हमेशा कमी पे ध्यान देता है। आपने कभी देखा हो, अगर आपका दांत टूटा हो तो पूरी जीभ बार बार उसी खाली जगह पे जाती है। बाकी 31 दांत हैं, लेकिन सारी की सारी उस खाली जगह पे जाती है। तो हमारा ब्रेन प्रोग्राम है खाली जगह को देखने के लिए, कि मेरे पास क्या नहीं है उसको देखने के लिए प्रोग्राम है। मगर हमारे पास बहुत सारा ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा फॉर्च्यून है, बहुत सारी अबंडेंस है। सो बी ग्रेटफुल अबाउट इट। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम जब आप अगर साइकोलॉजी में लगाते हैं तो ये होता है, इफ़ ग्रेटिट्यूड इज़ द एक्शन, रिसीविंग विल बी द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो आप बस ग्रेटफुल हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने तो बहुत सीखा है और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि सेशन को एंड करें, लेकिन टाइम की कमी है। लेकिन फिर आपके कमेंट्स, आपकी शेयरिंग और आपका एक्साइटमेंट जो आप कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे, वो ये डिसाइड करेगा कि YSR सर अगली बार कितनी जल्दी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली इस सेशन को एक बार दोबारा देखें, आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, आप अगर मेरी जगह पर होते हैं और अगर आपको मौका मिलता कि आप YSR सर से कोई सवाल पूछे, तो वो सवाल कौन सा हो सकता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हो सकता है जब अगली बार हम लोग YSR सर से मिले तो वो सवाल, आपका सवाल आप ही के नाम से हम पूछ लें। ये मौका आपको मिल रहा है, लेकिन आपको जम के कमेंट सेक्शन का फायदा उठाना है। अपने कमेंट्स डालिए, इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज बुरी चीजों को तो हर कोई फटाफट से शेयर करता है, पर अच्छी चीजों को शेयर करने के लिए जिगरा चाहिए, और वो आई थिंक आप लोग करेंगे। सो शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी अमेजिंग सेशंस के लिए, अमेजिंग मोटिवेशन स्पीकर्स, अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलने के लिए A2 मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह से देखते रहिएगा तिंजा टॉक बाय A2। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।